हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था एथिक्स के अंदर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। और उसके अंदर हम सबसे पहले फैक्टर को पढ़ रहे थे जो कि थे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। और उसके अंदर हमने दो टर्म्स की बात करी थी, ह्यूमन कंसाइंस और इंट्यूशन। अब दोस्तों, मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया था कि ये जो हमारे कंसाइंस हैं, इंट्यूशन है, एक हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक एन आहा फीलिंग एंड मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि क्या कोर डिफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स के बीच में जब हम बात करते हैं कंसाइंस की और इंट्यूशन की। क्योंकि सुनने में दोनों ऐसी लगती हैं कि है तो ये अंतरात्मा की आवाज़ ही, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस तो होता होगा ना इन टर्म में। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो दूसरी टर्म बनती ही क्यों? हम कंसाइंस ही बोल रहे होते, इंट्यूशन जैसी टर्म जानते ही नहीं, या फिर हम सिर्फ इंट्यूशन ही बोल रहे होते, कंसाइंस टर्म के बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो एक्चुअली में कोर डिफरेंस क्या होता है कंसाइंस और इंट्यूशन के बीच में, इसको हम आज के लेक्चर से समझते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे बेसिक बात तो ये याद रखना कि दोनों जो चीज़ें हैं, जो दोनों टर्म्स हैं, वो हमारी एक अंतर आत्मा की आवाज़ ही हैं। लेकिन कौन सी टर्म किस चीज़ से डिराइव होती है, कब हम कौन सी फीलिंग को कंसाइंस कह सकते हैं और कब हम कौन सी फीलिंग को इंट्यूशन कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो समझते हैं एक बारी इसको डिटेल में। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए राइटर आपको ये बता रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, जहाँ पर हमें इन दोनों टर्म्स को डीकोड करके इनके डिफरेंसेस को समझना है। आपको ये बताया जा रहा है, इंसान जो होते हैं वो ऐसे स्वभाव और ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि हमेशा इंसान अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अब ये जो नॉलेज है ना दोस्तों, ये जो टर्म है, यहाँ पर नॉलेज का लेना देना है कि अगर आपको किसी चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बिहेव करते हो। अब वो एक्सपीरियंस जो है, हो सकता है कि आपके पास कोई एक रियल हैंड इंफॉर्मेशन हो, या आपका वो रियल हैंड एक्सपीरियंस हो। रियल हैंड एक्सपीरियंस से दोस्तों हमारा यहाँ पर ये मतलब है कि आपने उस एक्सपीरियंस को सच में फील करा है, या फिर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व थे, एंड यू आर बेसिकली रीलिविंग द मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट या फिर सिचुएशन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये आपका कंप्लीटली साइकोलॉजिकल होता है। एक्सपीरियंस वैसे तो आपकी साइकोलॉजिकल डोमेन का ही पार्ट होता है, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर ही पड़ता है, लेकिन रियल हैंड एक्सपीरियंस के अंदर आपने उस सिचुएशन को फील करा होता है, आप उस लम्हे के अंदर जिए हुए होते हो उसको फील करने के लिए। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस की जहाँ तक हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। कैसी मेमोरी? जैसे मतलब मान लो कि आपने कोई एक फिल्म देखी थी, कोई एक मूवी देखी थी, उसके अंदर कोई सीन जो है वो आपको याद आ गया, और वही चीज़ आपके साथ रियल में हो रही है, किसी और के साथ रियल में हो रही है, तो उसके बेसिस पर आप किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। या हो सकता है कि आपने उस चीज़ के बारे में किसी से सुना हो, बूढ़े बुजुर्गों से, यू हैव हर्ड अबाउट दैट थिंग, या फिर यू हैव यूज सम नॉवल या फिर बुक। क्या आपने ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ी हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ होती है, और उसके बेसिस पर आप उस चीज़ को सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की, उसको डीकोड करने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब साफ है, इंसान जो होते हैं वो हमेशा बिहेव करते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नॉलेज है उसका लेना देना है विद द टर्म एक्सपीरियंसेस थ्रू विच ह्यूमंस पास थ्रू या गो थ्रू। अब देखो, हमारे माइंड की ना दोस्तों लेयर होती हैं। इस लेयर को बेसिकली डिकोड करा था एक साइकोलॉजिस्ट ने। वैसे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने करा हुआ है, लेकिन जिसने सबसे पहले करा था उसका नाम था डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। ये एक मनोवैज्ञानिक थे,
और इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली ये बोला था कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक तरीके से एक आइसबर्ग की तरह है। हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह है। अब आइसबर्ग बर्फ की एक ऐसी सिल्ली होती है जो कि पानी पर तैर रही होती है। ये वाटर है और यहां पर ये जो आपका आइसबर्ग है ये तैर रहा है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का दोस्तों ये कहना था, ये आइसबर्ग जो होता है वो कंप्लीट तरीके से बाहर नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी तैर रहा होता है। इसके बेसिस पर इन्होंने बोला था कि हमारा माइंड जो है उसके 3 लेवल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। उसके बाद जो जस्ट पानी के ऊपर है लेकिन उसका हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने नाम दिया दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, या इसको हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और ये जो लास्ट है, जो पानी के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ये वाला हिस्सा, इसको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने बोला ये होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अब ये जो आइसबर्ग का एक मॉडल है, ये सिर्फ एक एनालॉजी ड्रॉ करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, इंसानों को ये समझाने के लिए कि हमारा माइंड जो है उसके 3 लेवल होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करता है इन 3 लेवल्स के अनुसार। यहां पर ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड के अंदर कोई एक आइसबर्ग है, कोई बर्फ की सिल्ली है जो कि पानी के अंदर तैर रही है। ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को समझाया था, एक एनालॉजी ड्रॉ करके, कि माइंड जो है उसको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग की मदद से समझाया। तो सबसे पहले दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। क्लास 12th 11th में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है और यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल को पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल्ड एस्पेक्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये माइंड के 3 लेवल्स के बारे में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जिसको आगे चलकर बहुत सारे साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने वेरीफाई करा, वैलिडेट करा, एंड ये थ्योरी आज तक वैलिड है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड दोस्तों एक ऐसा माइंड है जिसके बारे में ना ये कहा जा सकता है कि जो भी आपके दिनचर्या के अंदर जो भी आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, कोई भी चीज़ें, आप उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ, जिसको आप कहते हो ना कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो जुड़ी हुई है, ये वो चीज़ है, ये वो अवेयरनेस है आपकी जो कि आपके साथ प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जुड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर एथिक्स की क्लास कर रहे हैं, हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। आप अभी बैठे हुए हो अपनी स्क्रीन के आगे, ये चीज़ सुन रहे हो, तो आप अभी अवेयर हो। आपका जो प्रेजेंट फोकस है, जो प्रेजेंट आपका जो माइंड है, वो उन चीज़ों पर लगा हुआ है जो कि आपके सामने है, जिसको आप फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो और कर भी रहे हो। ये है आपका कॉन्शियस माइंड। एक ऐसा माइंड आपका, एक ऐसा लेवल माइंड का आपका जो कि अवेयर स्टेट में होता है और प्रेजेंटली जो आपके साथ हो रहा है, करेंटली जो आपके साथ हो रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दूसरा जो आपका माइंड है वो था सबकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड। ये माइंड का वो हिस्सा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जिसके बारे में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो बात नहीं हो रही है, लेकिन the events and incidents and situations of this mind
आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी, कि अगर एक बार आपको अगर हिंट मिल जाए तो आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकोगे। वो वाला माइंड होता है आपका जो कि प्रेजेंट टाइम में एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन ये आपकी मेमोरी के अंदर है। अगर आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो आप उसको रिकॉल ज़रूर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके मदर फादर का फ़ोन नंबर, आप जिस स्कूल से पास आउट हो उस स्कूल का नाम, क्लास 12 के अंदर आपके क्लास टीचर कौन थे, आपके घर से कॉलेज तक का रास्ता, आपके घर के मेन गेट का कलर, आपकी फेवरेट ड्रेस, आपके फेवरेट फ्रेंड का नाम, आपके एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड का नाम। इसके बारे में क्या अभी बात हो रही थी प्रेजेंट टाइम में? नहीं हो रही थी, लेकिन ये सब चीज़ आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें बोली, हिंट दी आपको, आपका माइंड इनको रिकॉल करने लगा। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड या प्री कॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड हमारा काफ़ी खतरनाक माइंड होता है। ये वो चीज़ें होती है माइंड की, यहाँ पर इस लेवल ऑफ माइंड के अंदर जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ें स्टोर्ड हैं जिसके बारे में आपको प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है। और अगर जितना मर्जी आप यहाँ पर इसको रिकॉल कर लो तो आपको हिंट दे दी जाए, फिर भी ये रिकॉल आपको नहीं हो पाएगा। ये माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का ये जो सिरा है, आपके माइंड का जो हिस्सा है, जो लेवल है, यहाँ पर माइंड ने वो चीज़ें स्टोर करके रखी हुई होती हैं जिसको आप स्लिप अवे करवा देते हो अपने माइंड से। अब आप ये कॉन्शियसली नहीं करते हो, लेकिन माइंड से वो स्लिप, माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, फ्रॉम द टिप ऑफ द आइसबर्ग से होते हुए ये इस लेवल तक आ ही जाती हैं कैसे ना कैसे करके, और आपको पता भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने बहुत बार ऐसे सपने दोस्तों देखे होंगे जहां पर आपको कुछ ऐसे फेसेस देखने को मिलते हैं, मर्दों के, औरतों के, और आप कहते हो कि जिस इंसान को मैंने सपने के अंदर देखा उससे तो मैं कभी रूबरू हुआ ही नहीं, मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं, मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं। और सपने में वो इंसान आपके पीछे कोई डंडा लेकर भाग रहा था या आपको मारने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको मार दिया, लेकिन आप उस इंसान का चेहरा दूर दूर तक नहीं जानते हो। अब ऐसा आपको लगता है कि वो इंसान जो आपके सपने में आया वो एक इमेजिनरी इंसान था। नहीं, बहुत बार दोस्तों क्या होता है ना, आप किसी क्राउड में हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में, किसी ट्रेन में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हो, या नॉर्मल सी बात मान लेते हैं, आप मम्मी के साथ सब्जी लेने बाजार गए, आप स्कूटी लेकर रोड पर घूम रहे हो, आप कॉलेज के रास्ते से होते हुए अपने घर आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं, हमारी आंखें उसको देखती रहती हैं, लेकिन हम उन पर गौर नहीं फरमाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं होते, हमारी उनसे जान पहचान नहीं होती है, हमें उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन आपकी आंखें आप पे गौर नहीं फरमाती, आप ध्यान से देखकर बैठकर सोचते नहीं हो हर एक इंसान के बारे में, लेकिन कभी कभार आपके अनकॉन्शियस माइंड को कुछ चेहरे पसंद आ जाते हैं किसी भी हरकत की वजह से। अब वो क्या हरकत होती है वो तो हम भी नहीं जानते, वो कोई भी नहीं जान सकता। अनकॉन्शियस माइंड एक समुद्र का वो हिस्सा है जिसको आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं कर रखा और ना कोई कर सकता है। अब ऐसा हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने क्यों करा कि उस चेहरे को अपने अंदर स्टोर कर लिया, चाहे भले ही थोड़े से टाइम के लिए, और सपनों की फॉर्म में एक स्टोरी बनाकर हमें दिखाता है कि वो बंदा हमें मार रहा था, हमें प्यार कर रहा था, हमारी उससे शादी हो रही थी, या फिर एक ऐसा ऐसा बंदा है मेरी उसके साथ कॉन्वर्सेशन हुई। बहुत तरह के लोगों के सपने होते हैं, अनगिनत तरीके के, लेकिन अनजाने चेहरे जिसको आप जानते हो, मानते हो कि यार मैं रियल लाइफ के अंदर तो इससे कभी नहीं मिला, मैं रियल लाइफ के अंदर तो उससे कभी भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको उनके सपने आते हैं। वो होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। और जो आप वहां पर चेहरे देखते हो वो झूठे चेहरे नहीं है, वो असली में लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर वो आपके सपने में कैसे आ गए? क्योंकि आपकी आंखों ने कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरी स्टोर नहीं करा उनकी मेमोरी, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ना चाहते हुए भी
आपकी विलिंगनेस नहीं थी कि आप उनके बारे में सोचो, एक स्टोरी बनाओ, ऐसा ऐसा सपना आपको आएगा, आपके बस में कुछ भी नहीं था, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को पसंद आ गया और उसने स्टोर कर लिया और एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाकर, एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर आपके सामने पेश कर दी इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। सिगमंड फ्रॉइड जो डॉक्टर साहब थे वो यही कहते थे, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, कि अगर आपको अनकॉन्शियस माइंड के डोर्स को अनलॉक करना है तो द ओनली रास्ता विच इज अवेलेबल फॉर यू इज ड्रीम्स। और इसके लिए इन्होंने एक थ्योरी भी प्रेजेंट करी थी जिसको बोला जाता है ड्रीम एनालिसिस, जिससे इंसान के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें स्टोर्ड हैं उन मेमोरीज का उस इंसान के बातों के थ्रू एक पैटर्न पता लगाया जा सके। अब ये वाला काम होता कैसे है, ये हम साइकोलॉजी की क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर आपको एक क्यूरियोसिटी है तो। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने एक यूनिक तरीका डिकोड करा था अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का, जिसको नाम दिया उन्होंने ड्रीम एनालिसिस। क्या करा जाता है इस मेथड के अंदर, आपका ये एक साइकियाट्रिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, आप इसके क्लिनिक गए, यहां पर ये आपको एक काउच पर, एक सोफे पर ये लिटाएगा आपका साइकियाट्रिस्ट, आपका साइकोलॉजिस्ट जो भी है, आपको लिटाया, आपको सोने दिया, रिलैक्स करने दिया, आपकी झपकी लगी, नींद लगी, आपको जो भी ड्रीम्स आए उसको फटाफट से आपको पेन और पेपर पर लिखना है, क्योंकि कुछ देर के बाद आप उसको भूल जाओगे। रिपीटेड सेशंस के बाद, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों, कुछ दिनों और कुछ सालों के आपके ये पेन एंड पेपर वाला जो काम है जिससे आप अपने सपने लिख रहे थे, इसके बेसिस पर आपका साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। उससे उसको पता लगेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको ऐसे ही क्यों आते हैं, या फिर आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, या फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर किस तरह की बातें छुपी हुई हैं। अनकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस को इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है। सडन जो कभी कभार आपके रिएक्शन आते हैं ना, जो आपको पता भी नहीं होता कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा बेफालतू में जो मूड है वो फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। जब इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता होता है ना, तो समझ जाना आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दोस्तों एक प्रकार से एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि सप्रेस होती रहती है। अब स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही ऊंचा उछलेगी। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि विदाउट एनी रीजन आपका मूड खराब है, आपको रोना आ रहा है, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई घर में बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, आपको लेकिन रोने का मन कर रहा है, या आप एकदम से ही बिना किसी बात के जॉली नेचर का फील कर रहे हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, या आपको किसी भी चीज़ की एकदम से सडनली क्रेविंग होने लगी, एकदम से किसी चीज़ की याद आ गई विदाउट वॉचिंग यूट्यूब, विदाउट वॉचिंग इंस्टाग्राम, लेकिन आपको कुछ खाने का मन करने लगा। ये सारे डिसीजंस आपके अनकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर पल, उस पर्टिकुलर दिन कंट्रोल करता है। इसके अंदर अजीबोगरीब तरह की बातें जो हैं वो सप्रेस होकर पहुंचती रहती हैं, जिसको फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड निकालने की कोशिश करता है, और उसका रास्ता जनरली यही होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। और जितने ज्यादा आपको सपने आते हैं, जिस भी तरीके के आते हैं, तो वो अच्छी बात है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ कर रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू जान लो अपने सपनों को। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सपने ही नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सालों से सपने नहीं आए होते हैं, तो उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ज्यादातर बातें जा ही नहीं रही हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड तक ही रुक जाती हैं। तो क्या बुरी चीज है कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बातें जा रही हैं? इसमें अच्छा बुरा कुछ दोस्तों है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ ना, सपनों के अंदर हम मतलब ऐसे चेहरों को देख रहे हैं जिसको हम जानते हैं कि हम उनसे मिले भी नहीं हुए हैं,
लेकिन क्या आपका इसमें कोई कंट्रोल है? क्या पता आपके माइंड ने उनको बसा लिया हो। आपने कोई यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर या अमेजन प्राइम पर कोई मूवी देखी, उस वेब सीरीज के अंदर, उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे किरदार ऐसे थे जो कि साइड रोल प्ले कर रहे थे। अब एक अनजाना चेहरा आपके सपनों में आ जाता है और आप सपने से जागते हो और कोशिश कर रहे हो कि यार मैंने इस चेहरे को कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, या हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी ना देखा हो, लेकिन कभी ना कभी आपने अगर कोई मूवी भी देखी होती है, आप किसी क्राउड में होते हो, आप शनि बाजार गए थे अपनी मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने के लिए, ऐसे चेहरों को हमारा माइंड पसंद कर कर एक स्टोरी बना लेता है ड्रीम के फॉर्मेट में। अब उसने ऐसा क्यों कर रखा होता है ये कोई नहीं जानता, इसका जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पहले मुझे ये बात बताओ, आपको ये अच्छे से समझ में आया आज के बाद कि आप हमारे माइंड के 3 लेवल क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? इससे पहले पता थी ये वाली बात आप सबको? बोलो दिव्या, मयूर, रिया, क्लियर हुआ? ये हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस, जिसके बारे में आप अवेयर हो, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर आपको हिंट दी जाए तो आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉलिंग कैपेसिटी पे चली जाएगी, आप उसको रिकॉल कर लोगे। अनकॉन्शियस माइंड, जिसको आप रिकॉल नहीं कर सकते। अब अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ कुछ बातें ऐसी भी चली जाती है दोस्तों, कभी कभार जब आप जबरदस्ती उनको ठूसने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभार वो बाहर निकल कर आती हैं। कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको अक्सर दोस्तों ये लगता होगा एक ऐसा धर्मगुरु जिसको लोग भगवान के स्तर पर पूजते थे, वो रेपिस्ट निकला। सिमिलरली विद राम रहीम। तो इतनी पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति है, जिसने इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ को इकट्ठा कर रखा होता है, ये लोग फिर एकदम से इनके बारे में ऐसी बात क्यों पता लगती है कि दिल को धक्का मिल जाता है मैं कि यार ये रेपिस्ट हो सकते हैं? सीरियसली? इतने सारे, ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, धर्मों की बातें करते थे। एक्चुअली क्या है, मान लो, एक बताता हूं मैं एक पर्सन रेपिस्ट कैसे बन जाता है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, आसाराम बाबू राम रहीम की तरह, उनके अंदर ना बड़ी सारी, एज अ पर्सन, अभी आप छोड़ दो कि वो किस प्रोफेशन में है, धर्मगुरु है क्या, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा, ऐसी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर है। अब वो किसी के पर्सन के अंदर भी हो सकती है। सेक्सुअल डिज़ायर होना कम या ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर वो है तो ये अनकंट्रोलेबल कैपेसिटी है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड भी ये कहता था कि इसमें होना या ना होना, इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हर वक्त फुलफिल नहीं कर सकते हैं। मान लो कि किसी पर्सन को सेक्सुअल क्रेविंग हो रही है, ये लड़की देखी, इसके साथ मेरा इंटीमेट होने का मन है, वो लड़की देखी, उसके साथ मेरा इंटीमेट होने का मन है, उसकी वाइफ देखी, उसकी वाइफ को इमेजिन करके मैं फैंटेसाइज कर रहा हूं। अब ये समाज में जिस समाज का हिस्सा बनकर मैं रह रहा हूं, वहां पर ये सब चीजें करना तो असंभव है। तो माइंड क्या करता है? हमारा माइंड बहुत चालाक होता है। हमारा माइंड इससे बिल्कुल एक अपोजिट नेचर अपना लेता है कि इंसान को लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि रेपिस्ट कैसे बनते हैं, जिसको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने ट्रैक कर रखा है, इस थ्योरी को डिकोड कर रखा है। समझो इस बात को। एक पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, वो जानता है कि सोशल कंटेक्स्ट के अंदर मैं ये सारी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर सकता, मेरी बदनामी भी बहुत होगी, मुझे जूते भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, और कुल मिलाकर मेरी छवि अच्छी नहीं होगी। तो पर्सन अपने इस आइडेंटिटी का, इस नेचर का बिल्कुल ही टोटली अपोजिट नेचर अपना लेता है, और पर्सन अपने आप को ऐसे रास्तों पर लेकर जाने की कोशिश करता है जो कि ओरिजिनली वो है नहीं, वैसा उसका मन नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि
ये अगर करने जाऊंगा तो बदनामी मिलेगी, जूते पड़ेंगे, जेल हो सकती है, कोई हैरेसमेंट का आरोप लगा देगा, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे मैं अपनी इस एनर्जी को शांत करके रख सकूं। तो पर्सन अपने आप को लेकर जाता है रिलीजियस टेंडेंसी के ऊपर। बिल्कुल ही टोटली अपोजिट नेचर अपना लिया। सेक्सुअल डिजायर है पर्सन के अंदर और रिलीजियस आइडेंटिटी के अंदर उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। पूरी अपनी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी उसने रोक कर, अपने मन को समझा कर पूजा पाठ और इन कामों पे लगा दी। अब वो फेमस भी हो रहा है, नाम भी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी छवि भी बन रही है, समाज में इज्जत भी मिल रही है। लेकिन ये जो बना पर्सन, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी जो उसकी थी, सेक्सुअल डिजायर थी, वो रियल थी। ये उसने अपने आप को जबरदस्ती बनाया, फेक बनाया। और ये क्योंकि फुलफिल नहीं हो सकी बिल्कुल भी, तो अब पर्सन क्या करता है, पर्दे के पीछे छुपकर वो वाले काम करना स्टार्ट कर देता है जो कि उसका करने का शुरू से मन था। अब पर्सन बहुत बार अनकॉन्शियसली वाले काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी वो मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं जो कि एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। ये वाली स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा दबाओगे, ये उतना ज़्यादा उछलने की कोशिश करेगी। इसलिए चाहते ना अनचाहते हुए कई लोगों के अंदर जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती एज के अनुसार, वक्त के अनुसार, तो ऐसे लोग फिर बेकाबू होकर किसी का भी रेप कर देते हैं। रेप करते हुए टाइम पर ना इंसान को होश नहीं रहता है। ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करी हुई है रेपिस्टों के ऊपर। तिहाड़जड़ी में भी होती है ये थेरेपी, जब उनकी होती है, उनको जब काउंसलिंग करी जाती है जब उनकी, तो उनसे बात होकर जब उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको हिप्नोटाइज करा जाता है, तो बहुत सारे दुनिया के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने पता लगाया कि रेपिस्ट जब रेप कर रहा होता है उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा होता है। उसको सिर्फ अपनी जो अनकॉन्शियस माइंड की डिज़ायर है वो उसके ऊपर इतना हावी होती हैं कि जब वो एक बारी कंप्लीटली इंटीमेट होकर अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर चुका होता है, तब जाकर उसकी जो भूख है वो पूरी होती है। और फिर उसको एक झटका लगता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, यार ये थोड़ी ना करना चाहता था मैं। इसलिए अगर आप देखो ना, अगर हम यहां पर रेप को एक ऐसा नाम दें जिसके लिए कोई कानूनी सजा भी नहीं है भारत के अंदर, मैरिटल रेप। वाइफ का मन नहीं है आज इंटीमेट होने के लिए, हस्बैंड लेकिन जबरदस्ती करने लगा उसके साथ, उसको कैसे भी करके उस डिजायर को फुलफिल करना है क्योंकि उसके पास वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है। करवट ली, बगल में वाइफ सो रही है, फीलिंग उमड़ गई, जाग गई कि एक शरीर जो है मेरे पास बगल में अवेलेबल है, मेरे अंदर ये वाली डिजायर है, आज मैंने ये वाली वेब सीरीज देख ली थी, ये वाली पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख लिया था, अब नाउ मेरे दिमाग में वो फैंटेसी चल रही है, फैंटेसी को बाहर पूरा करने क्या ही जाना जब बगल में बीवी लेटी हुई है। तो इसी के ऊपर वो सारी जो हरकतें मैंने देखी ऑनलाइन ऑफलाइन वो सारी उतार दो इसके ऊपर। अब चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी हसरतें पूरी करने का मन करता है इंसान का। और ये जो सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है दुनिया में रेप क्या सिर्फ मेल करते हैं फीमेल का? फीमेल भी करती है मेल का। सर्च करके देखना कभी गूगल पे, आपको कितने ज़्यादा केसेस मिलेंगे। और वो सुनने में फ़नी लगता है कि अरे औरतें थोड़ी ना कर सकती हैं, औरतों के क्यों, औरतों के अंदर क्या डिज़ायर नहीं होती हैं? इसलिए आप ये देखो ना कि इन सारे डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने रिसेंटली 21st सेंचुरी के अंदर और करंट टाइम के अंदर पिछले 2 दशकों से क्या टेक्निक्स अपना रखी हैं कि पर्सन की डिज़ायर फुलफिल हो जाए, जो लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं या जिनको अपने ऊपर शक होता है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे भी होते हैं, जब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करा उनके ऊपर, कि दे फील डिस्टॉर्टेड इमेज अबाउट देयर पर्सनैलिटी। उनको ऐसा लगता है कि वो चश्मिश हैं, दांतों में ब्रेसेस हैं, काले हैं, छोटी हाइट के हैं, कि उनसे तो कोई लड़का या लड़की इंप्रेस होगी ही नहीं। ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग बहुत सारे यूथ को, यंगस्टर्स को होती है।
तो कंपनीज ने क्या ट्रिक निकाली अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और ऐसे लोगों की सेक्सुअल एनर्जी को बुझाने के लिए कि जिनको लगता है कि जिनको कोई सेक्सुअल पार्टनर मिल ही नहीं पाएगा, भाई माँ बाप शादी करा दें तो करा देंगे, तब ये फैंटेसी पूरी हो जाएगी। भाई हम कोई एक बढ़िया सा हैंडसम लड़का लेकर नहीं घूम सकते, या बढ़िया सी एक जो लड़की है हम बोल सकें दिस इज माई हॉट बॉयफ्रेंड, दिस इज माई हॉट गर्लफ्रेंड। ऐसा लड़के और लड़कियों को लेकर जब इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, दुनिया में एक चीज निकल कर आई जिसको बोला जाता है सेक्स टॉयज, कि जिससे आप प्लेजराइज फील करवा सकते हो अपने सेल्फ को, खुद को। यू डू नॉट नीड एनी पार्टनर। और आजकल सेक्सुअल टॉयज की अगर आप दुनिया में रियल आइडेंटिटी जानो तो वो सिर्फ एक टॉयज की फॉर्म में नहीं रह गए, कंप्लीटली आपको एक बॉडी डमी मिलता है। बाहर की कंट्रीज में तो ये शुरू भी हो चुका है सिलसिला, बॉडी डमी मिलता है कि जितना हाइट की एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, जैसा उनकी बॉडी होती है नेकेड, जैसे जैसे जिस जिस जगह पर ऑर्गन्स होते हैं, ये बॉडी डमीज कंप्लीटली आप इनको मिलते हैं। आप इनको खरीद कर लेकर आओ, वो 5 फुट 10 इंच की, 8 इंच की लड़की लड़का सब कुछ होते हैं, वैसे उनके ऑर्गन्स होते हैं। एंड यू कैन जस्ट प्ले द वीडियो, फैंटेसाइज देम एंड कैन जस्ट प्ले विद योर सेक्सुअल ऑर्गन्स बाय यूजिंग द बॉडी डमीज इन द फॉर्म ऑफ वो डॉल्स की तरह दिखते हैं। इतना खतरनाक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। और आज मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपके पास इंटरव्यू में बहुत अच्छी एक आर्ग्यूमेंट रहेगी जिसको 99.99% लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं। गलती उनकी नहीं है, बट इसके लिए साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए आपको। ये जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई है, कोई नॉनसेंस बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको अगर बिलीव नहीं होता ये सब बातें फालतू की, या फिर मैं यहाँ पर गंदी बातें कर रहा हूँ, आप क्लास 12 की एनसीईआरटी को उठाकर देख लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है साइकोलॉजी की। और आप साइकोलॉजी ऑप्शन में पढ़ो तो और भी गहराई से पता लगेगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में। आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा मेंस के आंसर में, इंटरव्यू के टाइम पर अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि रेप क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर कुछ इंसान जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का रिलीजियस एक्टिविटी का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन बाद में उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस निकलता है, दैट दे बिकम अ रेपिस्ट। कानून उनकी पूरी तरीके से गलती मानता है, समाज उसके बाद उनकी पूरी तरीके से गलती मानता है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, गलती उनकी पूरी तरीके से नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना यार, पूजा पाठ वगैरह तो हम भी करते हैं, हम तो नहीं पकड़ लेते हैं किसी को ऐसे रोड पर जाकर, या किसी को बहला फुसलाकर घर पे ले आया, उसका रेप कर दिया। सारे लोग तो नहीं करते हैं। सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल डिजायर तो थोड़ी बहुत तो सब में ही होती है। तो दुनिया का हर मर्द और हर एक औरत रेपिस्ट क्यों नहीं बन जा रहे हैं? और जिसके इतने अंधे भक्त थे, करोड़ों लोगों की संख्या में लोग जो है मतलब पैर धो धो कर उनका चरणामृत पीते थे, उनके बारे में ये पता लगता है यार ये तो 500-600 लोगों का बलात्कार कर चुका है, जेल हुई उनको उसकी वजह से। इसलिए डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड पता है क्या कहता था, एक बहुत अटपटी बात आपको लगेगी, कि अपनी कभी भी ना जो सेक्सुअल एनर्जी है आपको उसको एक टाइम तक सप्रेस करना चाहिए, कंसिडरिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिस समाज के आप हिस्से हो। लेकिन इसको अगर आप ज़्यादा सप्रेस करोगे ना, ये आपके ऊपर हावी होगी। और उस सेक्सुअल एनर्जी को सेक्सुअल एनर्जी नहीं बोला कभी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने, एक स्पेशल नाम दिया था, लिबिडो। लिबिडो को फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहता है दिस इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहता था हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ज्यादातर जो एनर्जी है दैट इज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिबिडो। बची हुई जो एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। गुस्सा आपका।
और आप सपने में देख लो, इसका पुख्ता सबूत देख लो। सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं कई लोगों को, बिल्कुल आते होंगे। और जब एग्रेशन वाले ड्रीम आते होंगे, अब एग्रेशन वाले ड्रीम का मतलब क्या है? गारंटीड आप देख लो 90% टाइम जब आपके सपने में आपको कोई मार रहा होता है ना, आप कभी उसे मार नहीं खाओगे, आप हमेशा उसको पीट देते हो अपने सपने के अंदर। सपने के अंदर आप ही हीरो होते हो। कोई भी पर्सन आप उसको बच लेते हो, टैकल कर लेते हो, आप हीरो बन के सबको बचा लेते हो, आप उसको आराम से मारते हो, आप पिटते नहीं हो। लेकिन अभी कभी भी अपने सपने के अंदर वो जो आपकी एनर्जी है वो एग्रेशन वाली एनर्जी है, जो कि आप रियल लाइफ के अंदर नहीं कर पाते हो, वो आप सपने के अंदर कर लेते हो। मारना, पीटना या अपने आप को बचाना या हीरो बनना सपने के अंदर थ्रू एग्रेशन। जब कोई दिखा रहा होता है या आप दिखा रहे होते हो, आप हमेशा अपने सपने के अंदर पीट कर ही आओगे किसी को भी, आप पिट कर नहीं आओगे। 99% टाइम्स आप कभी भी अपने सपने के अंदर पिटोगे नहीं, आप पीटोगे ही। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ, ये आपको बेसिक ज्ञान की चीजें समझ में आई? इस टर्म को समझाने के लिए कहाँ गया ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये देखो, ये जो दो टर्म लिखे हुए हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मुझे इन दो टर्म्स को समझाने के लिए आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी बतानी पड़ी, जो कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने वो आपको बता दिया ताकि आपको हमेशा के लिए ज्ञान जो है ये मिल जाए। और उसके साथ एक एडिशनल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया, हाउ डज अ पर्सन बिकम्स अ रेपिस्ट, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने स्टडी करी हुई है, कंडक्ट। बताओ, अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया? काफ़ी सारे राज पता लग गए होंगे जो कि किताबों के अंदर हमारे नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं, या फिर कोई भी बुक वगैरह या न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स होती हैं, टेलीविज़न की जो डिबेट्स होती है, उनके बारे में बात नहीं करते हैं जनरली। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है? आगे बढ़ूँ? बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो हमेशा अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हमारा एक्टिव माइंड है, वो एक्टिवली इवेल्युएट करने की कोशिश करता है एक सिचुएशन को, और उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। एक्टिवली कैसे? जैसे मतलब मान लो आपके पेट में आज दर्द हो रहा है, आपके घर पे लाइट नहीं है बड़ी देर से, आपका लैपटॉप के अंदर चार्जिंग कम है, बैटरी कम है, आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, या आपको आज अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब आपका मान लो कि जी मचला रहा है, या आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको सब कुछ पता होता है कि कौन कौन से सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन के बेसिस पर आपको घर से बाहर जाना है, दोस्तों को टाइम देना है, क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी है। आपको सारी चीज़ें अपने कॉन्शियस माइंड के बेसिस पर पता होती हैं, बिकॉज आप अपनी करंट सिचुएशन को इवेल्युएट करने के बाद ही डिसीजन लेते हो। लेकिन वहीं पर जो आपका कॉन्शियस माइंड की नीचे वाली जो लेयर होती है, सब कॉन्शियस माइंड, मैंने आपको इसका यहाँ पर दूसरा नाम भी बता दिया। यहाँ पर तो सब कॉन्शियस माइंड लिखा हुआ है, मैंने आपको एक और नाम बता दिया, इसको हम लोग प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर ये एक रिपोजिटरी की तरह काम करने की कोशिश करता है, स्टोर हाउस। आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं और जो पास्ट डिसीजंस आपने लिए होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था ना, ये माइंड वो है जिसके बारे में अभी प्रेजेंटली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपकी मेमोरी सेव्ड है, ये स्टोर हाउस है, एक हिंट मिलेगी आपको, आप रिकॉल कर सकोगे। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके लिए हिंट है, उसके बेसिस पर फिर आप अपने डिसीजन ले पाओगे। अब राइटर यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, हम लोग एक्टिवली समन नहीं करते अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातों को। एक्टिवली समन करने की बात क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं, रिया अपने पापा का नाम याद करो, मयूर अपने घर के दरवाजे का कलर याद करो, दिव्या अपने कॉलेज के बेस्ट टीचर का नाम याद करने की कोशिश करो, मयूर उस लड़की का चेहरा याद करने की कोशिश करो जिससे सबसे पहले तुमने प्यार करा था। अब इनके बारे में कभी बातें हो रही थी? आपका माइंड बोल रहा था आपको ये सब चीज़ें? नहीं ना। एक्टिवली तो आप कभी अभी तो सोच ही नहीं रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे जैसे लेकिन मैं बोलता गया, ये शक 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 करके आपकी आंखों के सामने से एक फिल्म की रील की तरह गुजरते रही है सारी चीज़ें, जो जो मैं बोलता गया आपसे। तो आपका माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है,
एक्टिवली समन नहीं करता आपकी सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए, लेकिन मेटाफोरिकली यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत लाइटनिंग फास्ट होती हैं। जैसे रिया से मैंने उसके पापा का मोबाइल नंबर बोला, मयूर के गेट का कलर बोला, मयूर को पहली बार जिस लड़की से प्यार हुआ था उसका चेहरा इमेजिन करने के लिए बोला, देवा से बोला कि कॉलेज का नाम, कॉलेज के अपने बेस्ट टीचर का नाम रिकॉल करो। ये आपको सोचने के लिए सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो ये इतना लाइटिंग फास्ट कैलकुलेशन होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए कि फिर हमारा ये जो दोनों माइंड्स हैं ये हमें कंबाइंडली बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन सबसे खतरनाक वाला जो लेवल है माइंड का, मैंने एडिशनली इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने आपको ज्ञान दे दिया उसका, अनकॉन्शियस माइंड, जो कि एक स्प्रिंग की तरह है। जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा ये स्प्रिंग उछलेगी, ठीक है। जो मैं आपको एक आखिरी बात बता रहा था ना, वो ये बता रहा था कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ना बहुत टाइम तक, क्योंकि 90% एनर्जी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, सॉरी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो सेक्सुअल एनर्जी है, लिबिडो है, 10% बाकी जो बच गया वो एग्रेसिव एनर्जी है, वो एग्रेशन है। आपको इसको ना सेक्सुअल एनर्जी को बहुत लंबे समय के लिए सप्रेस नहीं करना चाहिए। अब सप्रेस नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का रेप कर दो जाकर या जबरदस्ती किसी से शारीरिक संबंध बना लो। इट शुड हैपन इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर, समाज के हिसाब से जो ठीक हो, लेकिन आप पूरी तरीके से इस एनर्जी को मार नहीं सकते हो, ऐसा डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहते थे। क्योंकि फिर उनका ये कहना था कि आप अपने जीवन के पर्दे के पीछे वो काम करोगे। जीवन का पर्दा क्या होता है? बाहर आपकी कुछ और छवि, पीठ पीछे कुछ और छवि। बाहर आप ऐसा दिख रहे हो कि जैसे आप धर्मांतर हो, संत हो, बहुत अच्छे गुरु हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बैकग्राउंड में जो छवि आप बाहर नहीं दिखाते हो समाज के लोगों को, आप कहीं ना कहीं उसको फुलफिल कर रहे होगे। फिर चाहे वो किसी का शोषण करके हो या किसी का रेप करके हो या किसी को मानसिक तनाव देकर हो। अब हम यहां पर फाइनली बात करते हैं सबसे पहले इंट्यूशन की। इंट्यूशन को आप कैसे समझते हो? इंट्यूशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं आम भाषा के अंदर? ये होती है आपकी गट फीलिंग, जिसको मूवीज की भाषा में बोला जाता है आपका सिक्स सेंस। सेंसेस तो 5 ही होते हैं, लेकिन आपके अंदर से कभी कभार कुछ आवाज आ रही होती है, वो होती है आपकी गट फीलिंग। इस गट फीलिंग को, इस सिक्स सेंस को, इस इंट्यूशन को कई लोग सट्टा खेलने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बेटिंग, क्रिकेट के ऊपर जुआ खेलना। तो इंट्यूशन आपकी एक एबिलिटी होती है जिससे आप किसी भी चीज को समझ पाते हो इंस्टिंक्टिवली। आपकी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, अंतरात्मा की जो आवाज है, जिसको आप चाहे गट फीलिंग कह लो या सिक्स सेंस कह लो, आपको अंदर से ऐसी कुछ ना कुछ एक फीलिंग आ रही होती है कि इंस्टिंक्ट आ रही होती है। इंस्टिंक्ट का मतलब ये होता है आपके अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न हो रही होती है जो कि आपको कहती है इस चीज के बारे में यस या फिर नो। और इंट्यूशन की जब भी बात होती है तो देयर इज नो नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग। यहां पर आप जांच पड़ताल करके डिसीजन नहीं लेते हो, कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते हो। चीजें आपके सामने हैं, आपको दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हो ना कि नहीं यार मेरी गट फीलिंग बोलती है, भले ये चीज ऐसी हो। कॉन्शियसली मतलब आपको वो चीज दिख रही है कि रियलिटी क्या है, लेकिन आपकी गट फीलिंग जो है, अगर आपकी इंट्यूशन एक्टिवेटेड है तो आपकी गट फीलिंग अंदर से एक फीलिंग निकलती है, नहीं यार ये चीज ऐसी नहीं है जैसी दिख रही है, जैसी दिखाई जा रही है। तो हमारी इंट्यूशन जो होती है, हालांकि हमें लगता है कि इंट्यूशन टोटली रैंडम चीज़ है, कि ये तो बकवास चीज़ है कि किसी को गट फीलिंग आ रही थी, किसी का सिक्स सेंस काम कर रहा था, लोग इसको क्रिकेट में सट्टेबाजी के लिए यूज़ करते हैं। हमें लग सकता है ऐसा कि यार ये तो पर्सन की एक रैंडम फीलिंग हो सकती है क्योंकि ये एक इंस्टिंक्टिव है, ये फीलिंग एक एनर्जी के ऊपर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है काफ़ी।
अगर कोई बंदा क्रिकेट देख रहा है और उसने ये देखा कि सचिन तेंदुलकर जो है हमेशा तब आउट हो जाता है जैसे ही वो मैच खेलते खेलते बड़ा सीरियस मैच चल रहा है और वो उसने स्माइल कर दी, नेक्स्ट टाइम इंसान को लगता है कि अगर सचिन ने स्माइल कर दी, अगर वो बैटिंग कर रहा था, तो पर्सन को लगेगा ये पक्का आउट होगा। अब आप कहोगे ये क्या नॉनसेंस चीज़ है। ये पर्सन ने एक चीज़ कैच करी है मैच खेलते हुए, उसको हम कहते हैं इंट्यूशन। हालांकि ये देखने में टोटली रैंडम लगती है, लेकिन इंट्यूशन बहुत बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पर पर्सन ने ये सोचा कि सचिन हंसेगा और वो आउट होने वाला है, ये उसने ऐसी ही एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बना ली, उसने पास्ट में ऐसा ऑब्जर्व करा है और क्या पता काफ़ी बार करा हो। तो हमारी इंट्यूशन देखने में लगती है कि रैंडम हो सकती है, लेकिन वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, या सिंपली जो हमें किसी से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पर बेस्ड होती हैं। लेकिन इंट्यूशन की एक खास बात है, इंट्यूशन हैज़ नो मॉरल चॉइस इन्वॉल्व। यहाँ पर कोई आपके लिए कोई अच्छी चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि चीज़ें ऐसी ही हैं तो वो ऐसी होती हैं, बुरी हैं तो वो बुरी, मतलब बुरी फीलिंग अगर आपको आ रही है तो वो बुरी ही लगेगी आपको चीज़, अच्छी फीलिंग आ रही है तो आपको अच्छी ही लगेगी। अब कई लोग इंट्यूशन को कैसे बोलते हैं देसी भाषा में, हमारी सुबह से इस चीज़ को लेकर आंख फड़क रही थी या काफ़ी दिन से आंख फड़क रही थी तो ऐसा हो गया। हिंदुस्तान के लोग जैसे बोलते हैं ना, तो वो आंख फड़कने को एक इंट्यूशन मानने लग जाते हैं कि सीधी आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है और उल्टी आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बार इंट्यूशन ऐसे भी काम करती है। इट इज मेयरली एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन आउटकम। इंट्यूशन में सिर्फ आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो। जैसे हिंदुस्तान के लोगों को ही देख लो, आंख फड़कने का एग्जांपल जो हम अभी यूज़ कर रहे थे। सीधी आंख सीधी आंख अगर उनकी राइट आई जो है, सीधी आंख अगर उनकी फड़क रही होगी ना, तो वो फिर एक अनुमान लगाने लग जाएंगे, यूनिवर्स को एक एनर्जी देने लग जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उनके साथ। हाथ अगर उनका खुजला रहा है, हथेली खुजला रही है, तो उनको पता लग, उनको ऐसी एनर्जी देने लग जाते हैं वो यूनिवर्स को कि उनके पास पैसे आने वाले हैं बहुत सारे। और वहीं पर किसी का काली बिल्ली कोई रास्ता काट गई, या फिर जो है लेफ्ट आई जो है उनकी वो फड़क रही है, तो फिर उनके दिमाग से ऐसी एनर्जी निकलने लग जाती है, ये तो बहुत दिन हो गए आंखों को फड़कते हुए, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, घर परिवार में कुछ हो तो नहीं जाएगा। और जब वो चीज़ हो जाती है तो वो कहते हैं हमारी तो बड़े दिन से आँख फड़क रही थी, ये तो हमें पता ही था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग एनर्जी टू यूनिवर्स। अब कंसाइंस क्या होता है, ये भी एक अंतरात्मा की आवाज़ है। कंसाइंस में जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा होता है इंट्यूशन हैज़ नो मॉरल चॉइस इन्वॉल्व, लेकिन कंसाइंस जो है वो एक पर्सन की मॉरल सेंस होती है राइट और रॉन्ग की, और ये एक गाइड की तरह एक्ट करती है रिगार्डिंग वंस बिहेवियर। यहां पर भी जो कंसाइंस है हमारी, जस्ट लाइक इंट्यूशन, इट फ्लोज फ्रॉम रिपोजिटरी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। लेकिन यहां पर आपकी जो इनर वॉइस है, जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना आपकी, इंट्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, लेकिन यहां पर आपकी रीजन जो है, रीजनिंग जो है वो शामिल होती है। ये जो इनर वॉइस है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व इलेबोरेट रीजनिंग, लेकिन यहाँ पर आप सिचुएशन को जज जरूर करते हो कि ये सिचुएशन अच्छी है या बुरी है। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी गट फीलिंग के बेसिस पर नहीं खेलते हो, यानी कि मॉरल चॉइस जो है कंसाइंस के अंदर इन्वॉल्व है, इंट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। कंसाइंस को हम लोग कभी कभार विलिंगली भी सप्रेस भी कर देते हैं। इंट्यूशन तो आपकी गट फीलिंग जो आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, उसको आप सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। कंसाइंस को लेकिन आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब आपको सिचुएशन दिखती है अच्छी या बुरी, तो उसके बेसिस पर आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। लेकिन इंट्यूशन में क्या है कि पर्सन की आंख फड़क रही है, बहुत दिनों से पलक झपक रही है, उसका तो उसके बेसिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो पर्सन या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जा रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता चला जा रहा है। लेकिन कंसाइंस में ऐसा क्या है, आपकी इनर वॉइस तो आपके अंदर से आ रही है, लेकिन आप उस चीज़ के पीछे एक रीजनिंग भी देते हो हर एक चीज़ को। जैसे आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, दुनिया भर के लोग उसे बुरा भला बोलते रहे, लेकिन आप उस पर्सन को लकी ही मानोगे अपने जीवन में, और आपके काम बनते हुए दिखेंगे भी, क्योंकि आप उसको एनर्जी वैसी दे रहे हो। तो अ पर्सन में चूज टू डू समथिंग
विच हिज और हर कंसाइंस अपोजेस। आपकी अंतरात्मा आपको मना कर रही थी कि वाला काम मत करो, लेकिन फिर भी आप वो काम कर देते हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर कोई एक हायर अथॉरिटी हो, या फिर आपके ऊपर कोई एक खतरा मंडरा रहा हो जिसकी वजह से आपको वो वाला एक्शन लेना पड़ा हो। और इसकी वजह से कभी कभार देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का अंदर से आज ये मन कर रहा था, यार मुझे आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए, मुझे आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन उस पर्सन को क्या लगता है, कंसाइंस कह रहा है, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है कि आज बाहर नहीं जाना चाहिए, अजीब सा लग रहा है, घर के बाहर ही निकलना चाहिए, आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए। कंसाइंस ने तो ये बोला, लेकिन आपने उसको सप्रेस कर दिया ये बोल के, अरे यार नहीं जाऊँगा तो यार एक दिन की सैलरी कटेगी, फिर घर का किराया देने में, बिजली का बिल देने में दिक्कत आएगी, चले ही जाता हूँ यार, जाना तो है ही, क्या आलस करना। पर्सन घर से निकला ही था कि उसकी हल्की सी स्कूटी या बाइक स्लिप हो गई और हल्की सी खरोच आ गई उसे। तो वो पर्सन फिर घर आकर क्या बताता है कि मेरा आज सुबह ही मन कर रहा था, मुझे आज अंदर से ऐसी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, आज खाने में सुबह टेस्ट भी नहीं आ रहा था, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और जब वो चीज़ हो जाती है तो पर्सन उस चीज़ को वेरीफाई कर लेता है अपने कंसाइंस के बेसिस पर कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा था, आज मन जो है मेरा अजीब सा मुझे सिग्नल दे रहा था, लेकिन मैं फिर भी चला गया ऐसा ऐसा करने की वजह से। समझ में आया आपको अच्छे से ये कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन कंसाइंस एंड इंट्यूशन? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।